हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल DR एकेडमिक में। गाइस, जिसने भी इस वीडियो को एंड तक नहीं देखा ना, वो बाद में बहुत पछताने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ 12th बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए फिजिक्स के बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले 10 इम्पोर्टेंट नियम, यानी कि 10 इम्पोर्टेंट लॉज मैं आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो को मिस करने की गलती मत करना। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बट जो वीडियो है आज की वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में जो 10 इम्पोर्टेंट लॉज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो एग्ज़ाम में, जो आपके एग्ज़ाम 2025 है फिजिक्स के पेपर में, आपको ये इनमें से 100% लॉज देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और वीडियो को जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है फटाफट से लाइक कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए, हम स्टार्ट कर रहे हैं 10 इम्पोर्टेंट लॉज। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट लॉ है वो है आवेश का क्वांटीकरण का नियम, यानी कि जो आपका फर्स्ट लॉ है वो आवेश का क्वांटीकरण नियम है, यानी कि जो आवेश होता है उस वो एक तरीके से क्वांटीकृत राशि होती है। तो क्वांटीकरण का नियम आखिर कहता क्या है, तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो भाई देखिए यहाँ पे आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण, विद्युत आवेश सदैव क्वांटीकृत राशि होती है, ठीक है। अर्थात किसी धातु या चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों व प्रोटॉनों की संख्या के पूर्ण गुणज के रूप में होती है। इसे ही आवेश का क्वांटीकरण का नियम कहते हैं। देखिए भाई, जो हमारे पास विद्युत आवेश होती है वो सदैव क्वांटीकृत राशि होती है, बिल्कुल हम जानते हैं। यानी कि धातु या चालक में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉनों की संख्या जो है वो क्या होती है, एक पूर्ण गुणज के रूप में होती है, यानी कि इंटीजर होती है। ये नहीं कि यहाँ पे हाफ क्यू यानी कि आधा आवेश हो गया, या फिर 3/4 आवेश हो गया, इस तरीके से आवेश नहीं होता है। यहाँ पे पूर्ण गुणज के रूप में होता है आवेश, यानी कि 1 2 3 4 कूलाम, इस तरीके से ये आवेश होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं इसके फॉर्मूले की। तो ये होता है Q बराबर प्लस माइनस एन ई। क्या होता है, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ही। यहाँ पे जो n होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों के लिए माइनस के एन ही हो जाता है, और प्रोटॉनों के लिए Q बराबर प्लस का एन ही हो जाता है, जिसमें जो E होता है वो कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू हमारे पास होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ओके। और यहाँ पे जो N है वो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन हो सकता है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल। तो देखिए आपके सामने यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, यानी कि किसी धातु को 1 कूलाम आवेश देने पर, धनावेशित करने पर, ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी धातु को 1 कूलाम आवेश देने पर, यानी कि उसको क्या कर दिया, धनावेशित कर दिया, ठीक है ना। 1 कूलाम आवेश दिया है उसको, यानी कि उसको क्या कर दिया, धनावेशित कर दिया। तब धातु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे जो Q है हमारा 1 कूलाम है, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है 1 कूलाम आवेश, ओके। E का मान हमारे पास कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होती है। यहाँ पे हमसे क्या पूछा है, एन पूछा है, यानी कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन। मैंने आपको बताया था एन यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। तो एन की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे एन इज इक्वल टू, यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा Q अपॉन ई, ओके। Q अपॉन ई हो जाएगा। तो यहाँ पे Q और E का वैल्यू हमको पुट करना है, देन आंसर हमारे पास आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि इतने यहाँ पे प्रोटॉन हो जाएंगे, ओके। ये हमारे पास फाइनल आंसर। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो हमारा लॉ है वो है कूलाम का नियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई। देखिए यहाँ पे जो सेकंड लॉ है हमारा वो है कूलाम का नियम, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, पूछा जाता है हर साल। तो देखिए ये क्या कहता है, देखिए कूलाम का नियम क्या कहता है। यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि कूलाम के नियम की व्याख्या कीजिए, ठीक है। कूलाम के नियम की व्याख्या कीजिए। तो देखिए इसमें आपको करना किस तरीके से है, कूलाम के नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु, यानी कि कोई भी दो बिंदु है जो कि स्टेबल है, दो बिंदु आवेश, ठीक है, उनके बीच लगने वाला बल
आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती यानी कि उसके समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इन बातों को हमने इक्वेशन में लिख रखा है। तो यहाँ पे जो इक्वेशन फर्स्ट है वो क्या कह रही है कि जो हमारे पास दो स्थिर बिंदु आवेश हैं उनके बीच लगने वाला जो बल है वो आवेशों के यानी उन दोनों आवेशों के गुणनफल के तो समानुपाती है। बिल्कुल यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में आप देख रहे हैं। और दूसरा इक्वेशन ये है कि उनके बीच की दूरी के वर्ग के यानी यहाँ पे जो r है वो दूरी है जिसका स्क्वायर किया हुआ है, तो इसके क्या है व्युत्क्रमानुपाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हम क्या लिख सकते हैं F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर जो कि इक्वेशन थर्ड है हमारी। ओके, तो यहाँ पे जो आपका F है वो यहाँ पे निकल के आ गया है। तो देखिए यहाँ पे हम जब इस समानुपाती के चिन्ह को हम यहाँ से हटाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक कांस्टेंट आ जाता है जो कि क्या होता है K कांस्टेंट होता है, जो कि जिसकी वैल्यू कितनी होती है 1/4πε0 होती है। ठीक है, 1/4πε0 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं तो F बराबर वैल्यू हमारी हो जाती है 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारी फाइनल वैल्यू होती है F की। ठीक है, यहाँ पे जो हमारे पास K की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ओके, तो आई होप कि आप लोगों को कूलाम का नियम समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे देखते हैं कूलाम के नियम की कुछ विशेषताएं। यहाँ पे देखते हैं हम कि कूलाम के नियम की क्या विशेषताएं होती हैं। तो देखिए फर्स्ट यहाँ पे है कि यह नियम स्थिर बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है। फर्स्ट तो ये है कि ये जो बल है यानी कि ये जो नियम है कूलाम का नियम ये किसके लिए लागू होता है आवेशों के यानी कि स्थिर बिंदु आवेशों के लिए। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे है कूलामीय बल माध्यम पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है माध्यम पर। तीसरा है कूलामीय बल आकर्षण या प्रतिकर्षण प्रकृति दोनों में से किसी एक का हो सकता है। ठीक है, यानी कूलामीय बल जो है जो कूलाम का नियम है जो कूलाम का बल है वो आकर्षण या प्रतिकर्षण प्रकृति का हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कूलामीय बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम नियम का पालन करता है। बिल्कुल करता है, आपने अभी देखा आपने इसको। नेक्स्ट 5 है यहाँ पे कूलामीय बल प्रकृति में द्वितीय सबसे प्रबलतम बल है। कौन सा है द्वितीय। तो फर्स्ट जो हमारे पास प्रबलतम बल यानी कि जो संसार का यानी पूरी प्रकृति का जो फर्स्ट जो हमारे पास प्रबलतम बल है वो कौन सा है वो आप मुझे कमेंट करिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कूलाम के नियम की सीमाएं यानी कि इसकी क्या क्या कमी है यानी कि इसकी क्या क्या कमियां हैं जो इसको इफेक्ट करती है। देखिए फर्स्ट है यहाँ पे कि यह नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है। बिल्कुल यहाँ पे बिंदु आवेशों के लिए ही ये लागू होता है। अगर हम आवेश देखते हैं तो अगर हम कोई बड़ा आवेश ले तो उसके लिए ये काम नहीं करता है क्योंकि ये द्वितीय सबसे प्रबलतम बल तो है लेकिन ये फर्स्ट जो बल है उसके जैसा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे सेकेंड बात यहाँ पे कही हुई है कि यह नियम केवल स्थिर आवेशों के लिए लागू होता है क्योंकि गतिशील आवेश विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करते हैं जिसके कारण वहाँ पर स्थिर वैद्युत बल के साथ चुंबकीय बल भी उत्पन्न हो जाता है। बिल्कुल सही बात है ना। अतः हम कह सकते हैं कि कूलाम का नियम केवल स्थिर आवेशों के लिए ही लागू होता है। बिल्कुल होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थर्ड पॉइंट देखिए यहाँ पे कूलाम का नियम नाभिकीय परास 10⁻⁻50 मीटर के लिए लागू नहीं होता है क्योंकि नाभिकीय परास में प्रबलतम नाभिकीय बल कार्य करता है जिसकी तुलना में स्थिर वैद्युत बल कूलामीय बल नगण्य हो जाता है। ठीक है, तो आपको आंसर मिल गया होगा जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे पूछा था कि जो फर्स्ट जो हमारे पास प्रबलतम बल है दुनिया का यानी संसार का जो पहला प्रबलतम बल है वो कौन सा है। ठीक है, उसका आंसर आपको यहाँ पे मिल गया होगा। थर्ड यहाँ पे बात करते हैं जो थर्ड लॉ है हमारा वो है किरचॉफ का नियम। जो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है प्रथम नियम है वो क्या कहता है देखिए जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। यहाँ पे फर्स्ट लॉ देखिए जिसको हम केसीएल लॉ भी कहते हैं, ये इसको धारा का नियम भी कहते हैं या फिर इसको संधि नियम के नाम से भी जाना जाता है। देखिए इसमें होता क्या है, इसमें मैंने आपको जब वीडियो आपके लिए बनाई थी केसीएल के बारे में यानी किरचॉफ के नियम, अगर आपने नहीं देखी है तो आप ज़रूर से जाके देखिएगा, बहुत ही अच्छे से वहाँ पे मैंने समझाया हुआ है। वैसे आप यहाँ पे देख लीजिए, सीधा सा फंडा मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि आने वाली बराबर जाने वाली,
ठीक है, बस ये मैंने आपको बताया था। तो इसका मतलब क्या है कि इस नियम के अनुसार किसी संधि बिंदु पर समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। यानी कि जितनी धाराएं आएंगी उतनी ही जाएंगी, तो दोनों बराबर होनी चाहिए। यानी कि आने वाली धारा और जाने वाली धारा दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। और इनका बीजगणितीय योग क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, यानी ज़ीरो होना चाहिए, तभी हमारे पास केसीएल लॉ काम करेगा। ओके, यहाँ पे आप इसका नोट पॉइंट देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है। आवेश संरक्षण यानी कि किरचॉफ का फर्स्ट लॉ जो है वो आवेश संरक्षण नियम की पालना करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे किरचॉफ का द्वितीय नियम। यहाँ पे चौथा लॉ है हमारा किरचॉफ का द्वितीय नियम। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। इसमें देखिए, इसको हम केवीएल लॉ बोलते हैं भाई, केवीएल यानी कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है ना, और वहाँ पे जो फर्स्ट लॉ था केसीएल, उसको बोलते हैं किरचॉफ करंट लॉ। ओके, तो यहाँ पे जो केवीएल है उसको देखते हैं वोल्ट ताव का नियम। इसको हम वोल्ट ताव का नियम भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि किसी बंद लूप में कोई भी, मान लीजिए कोई क्लोज सर्किट है, उसमें वोल्ट ताई जो है हमारे पास, यानी कि जो विभव होता है, उनका बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। क्या होता है, बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि समेशन v इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इसकी भी कुछ सीमाएं थी। तो यहाँ पे एक सीमा यहाँ पे मैंने लिखी हुई है कि यह बंद लूप का नियम है, यानी कि ये ओनली बंद लूप के लिए ही ये कार्य करता है। और दूसरा इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यह ऊर्जा संरक्षण के नियम की पालना करता है। किसकी, ऊर्जा संरक्षण के नियम की। यहाँ पे आप इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे फिफ्थ लॉ है हमारे पास, क्या है, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। इम्पोर्टेंट है भाई, क्या है, इम्पोर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। देखिए बाएं हाथ का नियम क्या है, यदि बाएं हाथ की उंगलियां, यानी कि बाएं हाथ की उंगलियां देखिए इस प्रकार फैलाई जाती है, उंगलियों यानी कि अंगूठा सहित जो उंगलियां, मतलब हमारी जो हाथों में, यानी कि जो बाएं हाथ है उसकी जो पांचों उंगलियां की है उनकी मैं बात कर रहा हूँ, तो उनको इस तरीके से फैलाई जाती है कि तर्जनी यानी कि जो आपकी फर्स्ट फिंगर है वो, और मध्यमा व अंगूठा एक दूसरे के लंबवत हो। किस तरीके से हो, लंबवत हो। यानी कि आप इन तीनों उंगलियों को कुछ इस तरीके से फैलाओ कि इनके बीच बनने वाला जो कोण है वो क्या हो, 90 डिग्री हो। क्या हो, 90 डिग्री हो, यानी कि एक दूसरे के लंबवत हो। तथा इसके बाद क्या कह रहा है कि तर्जनी यानी कि जो आपकी फर्स्ट फिंगर है वो क्या करे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करे। क्या करे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, यानी कि बी को व्यक्त करे। वह मध्यमा यानी कि जो आपकी सेकंड नंबर की जो फिंगर है वो विद्युत धारा की दिशा को व्यक्त करे। किसको, विद्युत धारा की। तो चालक पर लगने वाले बल की दिशा को अंगूठा, यानी कि अंगूठा क्या करेगा, चालक पर लगने वाले बल की दिशा यानी कि एफ को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो आपको समझ में नहीं आया होगा, चलिए मैं इसको आपको अच्छे से यहाँ पे देखिए, आपके लिए मैं बहुत ही शानदार एग्जाम्पल मैं आपके लिए लेके आया हूँ। यहाँ पे देखिए, अब आप इसको देख के समझ सकते हो कि जो आपकी फर्स्ट फिंगर है ये वाली, ये क्या करती है, आपके मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त कर रही है, यानी कि बी को व्यक्त कर रही है। आपकी सेकंड फिंगर जो मध्यमा जो है उसको, वो क्या कर रही है, करंट को शो कर रही है, यानी कि हमारे पास जो आई है विद्युत धारा है उसको प्रेजेंट कर रही है। और अंगूठा है वो कर रही है बल को। किसको, बल को। और यहाँ पे आप एक बात नोटिस करिए कि इन तीनों फिंगर्स के बीच 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। किसका, 90 डिग्री का। ठीक है, ठीक है, तो आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे 6 नंबर है आपका बायो सावर्ट का नियम। क्या है, बायो सावर्ट का नियम, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए समझते हैं इसको भी। देखिए बायो सावर्ट का नियम क्या कहता है, जब किसी धारावाही चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। देखिए इसका सिंपल आंसर क्या है कि जब कोई धारावाही चालक तार है उसमें हमने आई करंट फ्लो कर दिया है, तो उसके कारण क्या होगा कि इस जो हमारे पास जो धारावाही चालक तार है इसके चारों ओर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो यही क्या है, बायो सावर्ट का नियम है। और यहाँ पे जो ये बायो सावर्ट का नियम है वो 4 चीज़ों पर डिपेंड करता है। किस पर,
एक तो हमारे पास आई पर, दूसरा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तीसरा यहाँ पे अल्पांश पर, और चौथा है इन सब के यानी कि अल्पांश और जो हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है ना, उसके बीच के कोण पर। ठीक है, इन चारों इक्वेशन से हमारे पास इक्वेशन आ जाता है ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे समानुपाती जब चिन्ह हटता है तो ये के कांस्टेंट हमारे पास निकल के आ जाता है, जिसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट अपॉन 4a। यहाँ पे के की वैल्यू आप वो मत रख देना भाई 1/4πε0, नहीं, ये यहाँ पे नहीं लागू होगी। यहाँ पे के की वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी म्यू नॉट अपॉन 4a। यहाँ पे रखने पर हमारे पास समीकरण 5 आता है, जिसको ही क्या बोला जाता है, बायो सावर्ट का नियम। ओके, यहाँ पे आप पॉइंट्स देख सकते हैं नीचे कि इनकी जो यहाँ पे मैंने जो इक्वेशंस लिखे हैं यही सभी मैंने इनको यहाँ पे लैंग्वेज करके लिखा हुआ है। ठीक है, आप इनको पढ़ सकते हैं अच्छे से। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट लो है हमारा 7 नंबर, अपवर्तन का नियम। क्या है? अपवर्तन का नियम। चलिए देखते हैं इसको। अपवर्तन का नियम क्या कहता है? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, कोई भी प्रकाश की किरण, मान लीजिए कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका वेग बदल जाता है। क्या बदल जाता है? उसकी वेलोसिटी बदल जाती है, जिसके कारण वह अपने पथ से विचलित हो जाता है, यानी कि या तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है या अभिलंब से दूर हट जाती है। यहाँ पे लिखा हुआ है, अर्थात प्रकाश किरण अभिलंब से दूर या अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। इस संपूर्ण घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन, यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, तो ये था आपका प्रकाश का अपवर्तन। चलिए इसका हम छोटा सा मॉडल देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का यहाँ पे क्या हो रहा है। देखिए, ये देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, ये हमारी इंसिडेंट रे है, यानी कि आपतित किरण है। ठीक है, ये यहाँ पे इस सरफेस पे आपतित हो रही है, यानी कि ये हमारा क्या है? आपतित पॉइंट है, यानी कि जो आपतन बिंदु है वो है। यहाँ पे आने के बाद जो इंसिडेंट रे है वो पार निकल जा रही है, लेकिन जब एक माध्यम से, यानी कि ये हमारा माध्यम फर्स्ट है जो कि क्या है? विरल माध्यम है, यानी कि यहाँ पे वायु है, वायु वाला माध्यम जो कि हम निर्वात जिसको बोलते हैं। ठीक है, और सेकंड यहाँ पे सेकंड माध्यम है जो कि है पानी, यानी कि जल है। ठीक है, तो जब प्रकाश किरण निर्वात से पानी में प्रवेश कर रही है तो क्या हो रहा है कि ये जो किरण है या तो अभिलंब की ओर झुक जा रही है या फिर इससे दूर हटती है। आप जब भी पानी से भरे गिलास में पेंसिल डालते हैं तो आप देखते हैं कि वो पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देती है ना, तो वो इसी का कारण है भाई। ठीक है, तो ये था आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का छोटा सा मॉडल। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट लॉ क्या है। नेक्स्ट यहाँ पे 8 नंबर लॉ है स्नेल का नियम। वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, एग्ज़ाम में आने के चांस हैं। ठीक है, तो अच्छे से इसको क्लियर कर लीजिए। चलिए देखते हैं स्नेल का नियम क्या है। देखिए स्नेल का नियम क्या कहता है, इसमें ये जो क्वेश्चन है इस तरीके से पूछा जाएगा, स्नेल का नियम क्या है। इसका आंसर आपको किस तरीके से देना है? इस नियम अनुसार यदि माध्यम के युग्म व प्रकाश का वर्ण अपरिवर्तित रहे, क्या बोला मैंने? माध्यम के युग्म व प्रकाश का वर्ण अपरिवर्तित रहे, तब आपतन की ज्या व अपवर्तन की ज्या, यानी कि आपतन की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक स्थिरांक होता है, जिसे क्या कहते हैं? माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपतन की ज्या है वो है साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या क्या है? साइन आर है। ये इन दोनों का अनुपात हमारे पास एक स्थिरांक निकल के आता है जिसको अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, तो ये था स्नेल का नियम। चलिए नेक्स्ट हमारे पास 9 नंबर है, वेरी इंपॉर्टेंट लॉ है एम्पियर का परिपथीय नियम। क्या है? एम्पियर का परिपथीय नियम। चलिए इसको देखते हैं। ये हमारे पास एम्पियर का परिपथीय नियम है। देखिए एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन बंद पथ के अनुदिश का निर्वात की चुंबकशीलता व बंद पथ में प्रवाहित धाराओं के बीजगणितीय योग के गुणनफल के बराबर होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसको फटाफट ऐसे ही पढ़ दिया और इसमें समझाने का कुछ है ही नहीं। तो देखिए मैं इसको समझाता हूँ अच्छे से, आपके बिल्कुल दिमाग में ना बैठे ना तो मेरे से आप बोलना। देखिए बहुत सिंपल है एम्पियर का परिपथीय नियम, ध्यान से देखिए। इस नियम के अनुसार क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, रेखीय समाकलन चुंबकीय क्षेत्र का किसका?
बी का। ठीक है। बंद पथ के अनुदिश का निर्वात की चुंबकशीलता यानी कि म्यू नॉट व बंद पथ में प्रवाहित धाराओं के बीजगणितीय योग यानी कि समेशन आई, इन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। बराबर है कि नहीं? तो ये आपका जो फॉर्मूला है यही ये परिभाषा है भाई। ठीक है, ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट है नहीं इसमें। ठीक है, यहाँ पे एक नोट पॉइंट आप देख लीजिए कि ये जो नियम है ये केवल बंद पथ के लिए ही लागू होता है। किसके लिए? बंद पथ के लिए लागू होता है। ठीक है, यहाँ पे आप इसका फॉर्मूला आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ पे नीचे पॉइंट जो लिखे हुए हैं वो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही लिखे हुए हैं, तो आप इनको पढ़ लीजिएगा। ये लिखने के बाद ही आपके नंबर पूरे में से पूरे मिलेंगे। ओके, चलिए लास्ट हमारा लॉ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फर्स्ट चैप्टर का, गॉस का नियम। क्या है? गॉस का नियम, वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। चलिए देखते हैं इसको। यहाँ पे देखिए गॉस का नियम क्या कहता है। गॉस का नियम, गॉस के नियम अनुसार किसी बंद पृष्ठ से परिबद्ध फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ में समस्त आवेशों का बीजगणितीय योग तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। ये भी एम्पीयर के परिपतीय नियम की तरह आपको समझना होगा। बहुत ही सिंपल है इसको समझना भी। देखिए इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ के से परिबद्ध फ्लक्स का मान यानी कि फ्लक्स का मान है उस बंद पृष्ठ में समस्त आवेशों का बीजगणितीय योग यानी कि समेशन क्यू तथा निर्वात की विद्युतशीलता जो कि एप्सिलॉन नॉट है, इन दोनों के अनुपात के बराबर होता है। जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि फाई ई बराबर समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है, तो यही हमने यहाँ पे अभी आपको बोला है। ठीक है, तो ये थे 10 इम्पोर्टेंट नियम जो कि एग्ज़ाम में आने के फुल चांस इनके रहते हैं। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही वीडियोज़ मैं आपके लिए रेगुलर बेसिस पे लाता रहूँ। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।